नमस्कार दोस्तों। मैं हूं रूपेश और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं श्री वीरेंद्र सिंह राठौर जी। आपका हार्दिक स्वागत है। आप गौसेवा धन्यवाद। जी सर। सर, धन्यवाद आपका बहुत। जिस तरीके से आपकी वंदे ओजस्वी मातरम। तेजस्वी वाणी उस जिस तरीके से आपकी ओजस्वी तेजस्वी वाणी से देश के सभी लोग अवगत है, आज हमें बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज हम सवाल जवाब के साथ आज हम आप मौजूद हुए हैं आपके बीच में। सर, समय की अवधि को देखते हुए सीधे हम सवाल पर आते हैं। सर, आज हमारा जी। सबसे पहला जो सवाल है कि वैक्सीन के रिजल्ट के बारे में जो आईसी में जो इस समय सबसे ज्यादा अध्ययन करने में सबसे पहले आगे आई है, आईसीएमआर की जो पहला पहला अध्ययन जो आईसीएमआर का आया हुआ है, जिन्होंने हम्म, 25 जून को जिन्होंने लॉन्च किया अध्ययन कि हम्म, अभी तक दोनों चरण की वैक्सीन लग गई है। लेकिन लेकिन जिनको वैक्सीन लगी है 75% लोगों को फिर से दोबारा कोरोना हो गया। बड़ा आश्चर्य है कि जिस अच्छे उद्देश्य के लिए उन्होंने प्रोसेस की थी, वैसे तो बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, वो आप भी जानते हैं सर, लेकिन हम्म, उसके बावजूद जब दोनों चरण की वैक्सीन लग गई तो फिर से 76% लोगों को कोरोना हो गया। 15 दिन के हम्म। बाद से उनको टेस्ट किया गया। एक हाँ, बड़ा ही हाँ। आंकड़ा, 361 में से 275 लोगों को फिर से कोरोना हो गया। ये इनके हम्म, अध्ययन चल रहे हैं। बहुत सारी सरकारें दावा कर रही हैं, कई देशों की सरकारें इस इस एजेंडे के पीछे लगी हुई हैं। बहुत सारे इनके एनजीओस, बहुत सारी शाखाएं इसमें अपना काम कर रही है सर। जब हम्म। दोनों चरण की वैक्सीन लग गई उसके बाद ये आंकड़े देखे जा रहे हैं सर, कैसा लग रहा है आपको? क्या बोलेंगे सर इन तमाम बातों में आप? ये देखिए, आंकड़ों का जो खेल पूरा चलता है इनका, उन आंकड़ों में हम और आप जैसे जो देश के लिए सोचने वाले लोग हैं वो उन आंकड़ों के साथ जो है हम लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का प्रयास जरूर करते हैं। लेकिन आंकड़ों को ही हम अंतिम एक वो ना मान लें। मूल जो जमीनी जो सच्चाई वो ये है कि वैक्सीनेशन जो है वो जिस तरह से इनका उद्देश्य के तहत ये लगाई जा रही है, एक तो उस का पूरा प्रोसीजर इन्होंने गलत अपना लिया है, जिसमें ये केवल सभी को एक जैसे, इस देश में जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के अनुसार कोई भी एक औषधि अलग अलग प्रांत के लोगों के लिए अलग अलग असर दिखाएगी। तो इसी प्रकार से कोई भी एक चीज को अगर जनरलाइज करके अगर आप किसी सभी के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो उसके दुष्प्रभाव भी सामने आएंगे। उसी का एक ये नतीजा है कि जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन में जैसे भारत में दो वैक्सीन अभी भारत की तरफ से जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जिसको कहते हैं, उसके लिए उसको मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन ऑथराइज जो किया गया है वो केवल इमरजेंसी यूज के लिए किया गया है। लेकिन उस इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के बल पर ये सभी को लगाने में लगे हुए हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कि जो ये कोवैक्सीन सर नाम सर की जो। मेरा यहाँ पर एक सवाल है। भारत में तो कोवैक्सीन बनती है, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात कर लेते हैं तो वैक्सीन शब्द जो कंपनियां, उनको मंजूरी देने वाली जो शाखाएं हैं इनकी डब्ल्यूएचओ की, और ऐसी बड़ी बड़ी जो शाखाएं, वो मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनियां हैं जिनको ये अधिकार देती हैं, मंजूरी देती हैं या अधिकृत करती हैं, एनआईएच, सीडीसी, जो ये बड़ी बड़ी इनकी जो अधिकार देने वाली जो लोग हैं, उन्होंने मात्र इनको अधिकृत किया है। जो वैक्सीन शब्द को बोल रहा हूं, अधिकृत किया हाँ, है, ऑथराइज उसे मंजूरी ऑथराइज नहीं किया दी है। है। हाँ, मंजूरी नहीं बिल्कुल। दी है, क्योंकि मंजूरी जब उसके ऊपर 6 साल 7 साल का अध्ययन होता है उसके बाद ये लोग मंजूरी देते हैं, इनके ही प्रोटोकॉल में है। लेकिन कोरोना बिल्कुल। वैक्सीन के नाम पर जो कंपनियों का खेल चल रहा है, ये वैक्सीन शब्द को अधिकार किसने दिया, वैक्सीन शब्द कहां पर पेटेंट है और कैसे पेटेंट हुआ, ये बात हम आपसे सुनना चाहते हैं सर। कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है? वो वही जो हमारे सब साथी हैं, वो पिछले मार्च 2020 से, जब से ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हुआ है भारत के ऊपर, जो 2005 में बनाया गया था, उसके तहत जितने भी ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हुआ, जितने भी प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं इस बीमारी को रोकने के लिए, वो सब के सब जो है एक वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत जो ये किए जा रहे हैं, जिसमें इनका कुछ न कुछ स्वार्थ निहित है। इनका मतलब जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके कहने में भारत चलता है, जिन मल्टीनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पूरी डब्ल्यूएचओ, आप जो विश्व स्तरीय संस्थाएं हैं, ये सब जो है वर्ल्ड बैंक के कहने में चलती हैं, जिसके बाद
भारत में जो भी नियम कानून लागू किए जाते हैं, जैसे अभी एंथनी फाउची की हम बात करें, तो एंथनी फाउची जैसा व्यक्ति जिसको जो हमें कहता था कि भारत में जो है टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, भारत में एक टीके से 2 टीके के बीच में गैप बढ़ा देना चाहिए, जिसकी बात जो है हमारी सरकार जो है वो बहुत सीरियसली लेती थी। अब उसी एंथनी फाउची को फायर करने का एक्ट जो है वो अमेरिका में लाया गया है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें उसको फायर करके उसकी 0 सैलरी कर दी जाएगी। अब हमें लगता है कि ये इस तरह से खुले तौर पे यदि एंथनी फाउची को जो है जिस प्रकार से आज फायर करने की बात की जा रही है, उसमें भी कुछ ना कुछ घालमेल जरूर है, ये हमें भी पता है, लेकिन कम से सर कम अब सर भारत एक सरकार एक को घालमेल की और बात कर लेते हैं, एक घालमेल की और बात कर लेते हैं। सीडीसी मैं सीडीसी का चेहरा सीडीसी का चेहरा मोदी जी ने खुद उसे ब्लैक लिस्ट में डाला। ये एक 1 जून सन 2020 की बात मैं आपको बता रहा हूं। ये बाहर से मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्निक उसको फंड दे रहे थे और वायरस पर रिसर्च करने के लिए। बाद में जब भारत सरकार को पता चला कि ये किस तरीके की यहाँ पर खोजबीन चल रही है, तो फिर ये सरकारों के पास जब मैटर गया तो सरकार ने बोला कि आप गलत कर रहे हो, तो सीडीसी ने माफी मांगी और फिर सरकार ने इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। आज उसी सीडीसी को सरकार सर और माथे में रख रही है। सर, ब्लैक लिस्ट में भारत में ही नहीं डाला, मैं यूरोप संघ यानी 27 देशों का वो चार्ट जो डिलीट कर दिया गया गूगल से, वो दस्तावेज, उनके द्वारा किए गए केस, चाहे वो बिलगेट्स बिल्कुल हों, जी। रोक चाइल्ड हों, उनके ऊपर किए गए केस, और दूसरा कि ऐसी संस्थाओं को जिन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाला 27 देशों ने, और उसके बावजूद भी आज भारत में वो सारी एजेंसियां खुले स्तर पे काम करती हैं। और फिर एक वैक्सीन का चरण आता है जिसे स्वदेशी वैक्सीन बोला जाता है, चाहे उसे कोवैक्सीन बोल लें। हाँ जी सर, रुपेश जी, मैं ये क्या गया एक मैसेज? छोटा सा निवेदन करूंगा आपसे। जब आप सवाल मुझसे पूछते हैं ना, तो जी मैं मुझे जो उसका पूरा एक भूमिका बनाते हुए उत्तर देने का जब मैं प्रयास करता हूँ, तो थोड़ा उसको पूरा हो जाने दीजिएगा। जी उसके जी सर, बाद ओके क्योंकि सर। बीच में जब आप कोई दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं तो वो फ्लो पूरा टूट जाता है। जी सर। तो आप ये समझिएगा कि जो पूरा का पूरा ये डिनायल जो मैकेनिज्म होता है डिनायल करने का, कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, किसी भी संस्था को बाहर निकाल देना, ये सब एक नूरा कुश्ती है जो की जाती है हमको दिखाने के लिए, जिसमें हम लोग खुश हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने एंथनी फाउची की बात की, अब उसको फायर किया जाने का बिल पेश आ गया तो हम जैसे लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन वो हमें पता है कि वो हम खुश जरूर हो रहे हैं, लेकिन वो उसके पीछे का खेल कुछ और है। ठीक इसी प्रकार से ये जो पूरा हमारे सामने जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं, जिसमें इनका इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हुआ, कभी रेमडेसिविर को ये पूरा सोचते कहते हैं कि इसी से जान बचेगी, फिर एंटीबायोटिक्स को या कोई भी प्रोटोकॉल जिसमें आइवरमेक्टिन हो गया, कोई भी प्रोटोकॉल जो ये लेकर आते हैं जिसके तहत ये कहते हैं कि इसी से जान बचेगी। अभी बीच में आया था कि ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है सब पीछे पड़ गए थे उसके, तो उसी से जान बचेगी। तो ये जिस तरह के प्रोटोकॉल, ये जब इनके पास किसी चीज का इसका इलाज नहीं है, ये खुद कह रहे हैं जब इलाज नहीं है और वैक्सीन को ही इलाज बता रहे हैं, तो उससे पहले का जो कुछ कर रहे हैं ये सब का सब इलाज में शामिल नहीं है, ये भी केवल हिट एंड ट्रायल चल रहा है, जिसमें आपको एक संतुष्टि देने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। तो एक सरकार जो है जब उससे सवाल पूछे जाते हैं दुनिया भर के, तो वो सरकार जो है कुछ ना कुछ करने के नाम पे कि भाई काम करो ना करो, लेकिन काम करने की एक्टिंग जरूर करो। ये कहावत कही जाती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि काम करो ना करो, लेकिन काम करने की एक्टिंग पूरी करो। तो सरकार वही एक्टिंग करती है काम करने की, लेकिन उसकी बुद्धि जो है उसमें केवल एक ही चीज होती है कि हमारे जो वोट है, हमारा वोट बैंक है, वो हमसे नाराज ना हो जाए। लेकिन ये एक ऐसा उदाहरण मैंने देखा पिछले 2020 में, जिसमें मैं कहता हूं कि राज्य सरकारें भी इसमें शामिल थी, वो सभी पार्टियों की सरकारें शामिल थी, क्योंकि इन सब की मजबूरी कह लीजिए या इच्छा कह लीजिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उसके अंतर्गत किसी भी राज्य सरकार को, यदि आपने देखा होगा, तो वैक्सीन हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे मास्क हो, इन सब के लिए उनको एक सुर में केंद्र सरकार की हामी भरनी ही पड़ी, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ये लिखा हुआ है। मीडिया आपको कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि मीडिया को जो ब्रीफिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो ब्रीफिंग इन WHO जैसी संस्थाओं के द्वारा दी जाएगी, वही इंफॉर्मेशन जो मीडिया के पास ऑन होगी वही आगे आपको प्रेषित कर सकते हैं। उससे ज्यादा उनको प्रेषित करने का अधिकार नहीं है इस एक्ट के अंतर्गत। तो ये आप उनकी मतलब ये एक्ट बनाकर उनको कह लीजिए कि वो जानबूझकर अपने हाथ बांध कर बैठे हैं और मुंह बांध कर बैठे हैं,
लेकिन मुझे लगता है कि वो पूरे हम पर भी लागू होता है, आप पर भी लागू होता है, जितने भी लोग काम करें सब पर लागू होता है। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि कल को मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि आज से 10 वर्ष बाद इन राज्य सरकारों और जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं जितने भी, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, सबको यदि मान लीजिए कटघरे में खड़ा किया जाएगा कि मान लीजिए इनके ये फैसले सही या गलत साबित होते हैं उदाहरण के तौर पे, तो इनसे पूछा जाएगा कि आप लोगों ने ये फैसले जो लिए इसके मान लीजिए दुष्प्रभाव ज्यादा हुए और इसके सकारात्मक प्रभाव कम हुए, तो इन लोगों का उत्तर पता है क्या होने वाला है? ये होने वाला है कि हमारा तो किसी ने विरोध ही नहीं किया। जी, तो बड़ा सवाल। जिन लोगों ने विरोध नहीं किया वो लोग ये बोलेंगे कि हमें विरोध करना था क्या आपका, हमें तो ये लग रहा था कि आप जो कर रहे थे सही कर रहे थे, क्योंकि हमारा तो बिल्कुल आपके सही। प्रति भाव ऐसा था कि आप गलत नहीं कर सकते। तो हाँ, तब ये हाँ। कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, हम भी भगवान थोड़े ना है, हमको तो जो उस समय ठीक लगा हमने किया। तो आप लोगों को हमारे कम से कम एक बार आवाज तो उठानी चाहिए थी कि ये कुछ गलत हो रहा है, तो हम शायद इसके ऊपर सोचते। तो ये मैं कहता हूं ये सिचुएशन आगे कुछ वर्षों में आ जाएगी, जब इसकी समीक्षा की जाएगी कुछ वर्षों बाद, तो ये जितने भी लोग इसका विरोध, की मैं विरोध का अर्थ मतलब सकारात्मक विरोध, कि भाई अगर कोई विदेशी पद्धति से अप्रूव की हुई चीज जिसको 8-9 वर्ष लगते हैं अप्रूव होने में या बनने में या उसके पूरा प्रोसेस होने में, अगर 8-9 वर्ष के बाद भी मैं कहता हूं वो किसी काम की नहीं है, मैं आपको साफ साफ बोल, लेकिन फिर भी यदि एक मैकेनिज्म है कि ये कोई वैक्सीन 8-9 वर्ष कम से कम जो है उसको लगते हैं अप्रूव होने में, ट्रायल पूरा होने में, सब कुछ एफिकेसी जांचने में, तो वो अगर 2-3 महीने में हो रही है तो कम से कम हमारा इतना तो अधिकार बनता है कि यदि उसके कारण हमारा जीवन खतरे में पड़ रहा है तो हम कम से कम हाथ उठा के बोले तो सही कि आप ध्यान से करिए जी, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हमें ऐसी जानकारी मिली है इसका ये दुष्प्रभाव है। तो सर मैं सर ये अभी कहना जी सर अभी हम देख ही रहे हैं ना, अभी के जो परिणाम आए हैं, आईसीएमआर की जो पहला अध्ययन की रिपोर्ट आई है कि 75% लोगों को फिर से कोरोना हो गया। और ये तमाम आंकड़े सरकार के, हमारे सभी समाज के लोग देख रहे हैं, सभी वर्ग के देखो लोग देख रहे हैं, मैं लेकिन आपको एक साफ साफ उनको बात समझ में नहीं बताता आ हूँ। रहा देखो है। देखो क्या है, इसका बेस समझो आप। अब जब बेस इसका मूल समझ जाएंगे आप तो ये समझ में आएगा। देखिए पूरा का पूरा जो महामारी है, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, जी, पूरी की पूरी महामारी का पूरा आधार क्या था, किसके बेस पर इतना बड़ा डर खड़ा किया गया? क्या ऐसा कौन सी ऐसा डेटा था जिसके कारण लोगों में इतना डर फैला? एक वायरस जो बोला गया शुरू में चीन से नहीं, आया वायरस था वगैरह वगैरह लेकिन करके। मैकेनिज्म क्या यूज किया? वायरस तो हुआ गया, लेकिन उसको जी, स्थापित करने के लिए क्या, स्थापित करने के लिए जो मैकेनिज्म चुना गया वो जी, मैकेनिज्म था आपका कोरोना टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट बिल्कुल सही पकड़ा सर आपने। जी, और एंटीजन टेस्ट, ठीक है ना? तो जब इसका आधार, जिसका आरटीपीसीआर टेस्ट का जो इन्वेंटर है कैरी म्यूलिस, वो कैरी म्यूलिस जब उसको नोबेल प्राइज दिया गया तो मैं ये मानता हूं कि कुछ बहुत अच्छी चीज का आविष्कार किया होगा उसने, तो इन लोगों ने उसको बहुत पहले इसको नोबेल प्राइज दिया। वही कैरी म्यूलिस जब ये कहता है कि मेरे इस टेस्ट को इन्फेक्शियस डिजीज मतलब संक्रमण फैलाने वाली डिजीजेस के लिए प्रयोग करना गलत है, उसका इन्वेंटर जी, खुद कह रहा है। दूसरी चीज वो ये कहता है, अगर मैं बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में ना जाऊं, वो साफ साफ एक वाक्य में बोलता था कि मेरे इस वायरस को प्रयोग, मेरे इस टेस्ट के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति में कोई भी चीज ढूंढ सकते हैं और इसका दुरुपयोग भी इस कारण से हो सकता है। तो ये उसका इन्वेंटर बात यदि कर रहा है, और संजोग देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि अगस्त 2019 में, जिसका अर्थ है कि ये महामारी जब दिसंबर 2019 में शुरू हुई, उससे 2-3 महीने पहले ही इसका इनका देहांत हो गया। जो ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है वो ये है कि उनको निमोनिया के कारण उनका डेथ हुआ। लेकिन हम जैसे लोग मानते हैं कि उसमें भी कुछ न कुछ षड्यंत्र है कि क्यों ऐसा हुआ कि जो व्यक्ति अपने टेस्ट के बारे में सच बोलने वाला, अगर वो जीवित होता आज की डेट में, तो वो इन्वेंटर सच बोलने वाला व्यक्ति था, वो खुद कहता कि आपने जो पूरी दुनिया में आरटीपीसीआर टेस्ट को आपने आधार बना के इतना बड़ा, क्योंकि केस उस किससे बढ़ते हैं केस, जब आपको दिन रात अखबार, ये न्यूज जो एजेंसीज हैं, चैनल्स पे जब आपको ये दिखाया जाता है कि आज इतने हजार केस आ गए, आज इतने लाख केस आ गए, तो केसेस का मतलब पेशेंट बढ़ना नहीं होता है। विष्णु रॉय चौधरी जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी ये बात कितनी बार बोली है लोगों को कि केसेस का मतलब पेशेंट्स बढ़ना नहीं होता है, मरीज बढ़ना नहीं होता है। लेकिन इस नंबर को बढ़ता हुआ दिखाकर एक आम आदमी, जिस बेचारे को कुछ नहीं पता होता कि ये केसेस क्या होते हैं, मरीज क्या होते हैं, ये टेस्ट का, उसको एक चीज पता है केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो बेचारा डर के मारे क्या हो गया, घर में बंद हो गया, लॉकडाउन भी स्वीकार कर लिया,
सब स्वीकार करता जा रहा, थाली भी बजा ली, चिमटा बजा लिया, दिए जला लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा। यदि मैं कहता हूं हर चीज में यदि हमारा आम लोग जो है वो सहयोग कर रहे हैं सरकार का, फिर भी उनको दूसरी वेव में भी लॉकडाउन क्यों झेलना पड़ रहा है, जी सर, उनको सर यहीं तीसरी पर वेव का सर, भी डर क्यों दिखाया जा रहा है। और इसका सर एक ये बेसिक मैं बता देता आरटीपीसीआर, हूं। जी जी, सर, क्या कह रहे हैं आरटी भैया? आर्टिफिशियल टेस्ट के विषय में ही मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। सर जी बहुत सारे विदेशी जो वैज्ञानिक हैं, अच्छी अच्छी संस्थाओं में जिन्होंने काम किया है, डॉक्टर लॉरेंस डे जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस बात को खुद कहा है कि जो स्वैब टेस्ट नाक में डाला जाता है, स्वैब के माध्यम से नली डाली जाती है और नली डाल के जब ऊपर घुमाया जाता है तो उससे जो बारीक जो हमारी हड्डी होती है उसको टूटने का, क्रैश होने का उसमें एक बहुत बड़ा काम होता है। फिर इसके बाद इससे जो जो स्वैब टेस्ट के आगे जो फाहा लगा रहता है वो रुई है, ऐसा तो कोई प्रमाणित नहीं कर रहा, वो एक फाहा एक अलग पदार्थ से बनता है। और उन्होंने, साइंटिस्टों ने इस बात को माना है कि उसमें ये लोग नैनो पार्टिकल्स जैसी चीजों को इंक्लूड करके वो नाक में डालकर उनको सीधा रास्ता मिल जाता है दिमाग तक पहुंचाने का। तो क्या सर आपको लगता है उन लोगों की बातों को देखिए तो दबाया हम गया? आपको क्या देखिए लगता क्या है? होता है ना, हम जब कुछ ऐसी बात करते हैं जो लोगों को जल्दी हजम ना हो पाए, तो उसको जी सीधे सीधे तौर पे कॉन्स्पिरेसीज का नाम दे दिया जाता है कि ये लोग तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं और ये लोग नैनोबॉट्स की बात करके, ये बात करके। मैं कहता हूं कि वो जो चीज होगी वो तब होगी, लेकिन इसके मूल में आप समझिए कि नाक जो है यहाँ पर हमारी पीयूष ग्रंथि होती है। तो राइट सर। कोई भी चीज यहाँ महिलाएं जब बिंदी लगाती हैं, तो महिलाओं को यहाँ कुमकुम लगाने का जो है वो विधान था पहले, लेकिन जब से महिलाओं ने प्लास्टिक की बिंदी लगाना शुरू किया है तो उनकी पीयूष ग्रंथि जो है वो प्रभावित होने लगी उससे। तो शुद्ध चीज नहीं है क्योंकि बिंदी। तो मैं कहता हूं कि कोई भी चीज, जब आप किसी को लकवा होता है, किसी को डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है, जैसे अणु तेल हो गया, पंचगव्य घृत हो गया, गाय का घी हो गया, ये सब डालने का माध्यम क्या है? नाक है। तो जब आप नाक में डालते हैं तो जो इतनी बीमारियां ठीक करने की व्यवस्था हो सकती है जिस नाक में औषधि डालने से, तो वो मस्तिष्क पे भी बहुत प्रभाव डालता है। जो भी औषधि आपके नस्य के रूप में, जो आयुर्वेद में नस्य कहा जाता है, तो हम कहते हैं कि जब कोई केमिकल, क्योंकि जब ये स्वॉब आपके नाक में डाला जाता है तो एक केमिकल में भी डुबोया जाता है पहले। वो केमिकल नैनोबॉट्स उसमें है या नहीं है उस बात को हम बाद में करेंगे, लेकिन वो केमिकल भी यदि जा रहा है तो आपकी पीयूष ग्रंथि से लेकर आपके मस्तिष्क को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा। तो ये आयुर्वेद में, अगर आप विष को यहाँ पर लगा रहे हो, केमिकल को, कृत्रिम किसी केमिकल को लगा रहे हो, असर करेगा वो। अब उसमें नैनोबॉट्स है नहीं है वो हम बात कर सकते हैं, बहुत लंबी चौड़ी काफी देर कर सकते हैं, और वो यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस लोगों के हैं। लेकिन हम जो इस समय हमारे सामने एक्चुअल सिचुएशन है जिसको हम साबित कर सकते हैं उसकी हम बात करेंगे, तो लोगों को भी हमारी बात प्रमाणिक लगेगी। क्योंकि नैनोबॉट्स के बारे में सेंसेशनल वाली कोई बात हम करेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं कर वो झूठ है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब तक कोई चीज साबित ना हो जाए हम उसको जो है, जो हम बोलने से थोड़ा बचें, नहीं तो हमको दूसरों की कैटेगरी में डाल दिया जाता है जिनको केवल हर चीज में कॉन्स्पिरेसी दिखाई देती है। जी अच्छा सर, मेरी एक बात समझ सवाल रहे सर, हैं? जी एक सवाल सर, यहाँ पर लोग मांग कर रहे हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी आई हैं कि सरकार बोलती है कि ये जो वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है, फिर बाद में कहीं कहीं पर ऐसा बोला जा रहा है कि भाई आपको लेना ही पड़ेगा। और इन तमाम बातों में जो प्राइवेट कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो उनको दबाव डाला जा रहा है। जो अभी गुजरात की बात कर लेते हैं, वहां पर एक फतवा जैसा निकाल दिया गया कि जो लोग अपने व्यापारी हैं, दुकानें चला रहे हैं, उनको वैक्सीन कंपलसरी हो जाएगी लेने के लिए। वो काफी लोग अपन से सवाल जवाब करते हैं कि क्या हम तो नहीं चाहते वैक्सीन लगाना, क्योंकि जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो हम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, वो इन तमाम सच्चाइयों को समझते हैं, फिर वो चाहते हैं कि हम इन तमाम चीजों से बचें। तो सर आपको क्या लगता है, जो अभी ये स्वैच्छिक के नाम पर बोलते हैं, फिर उसके बाद अलग खेल खेलते हैं, फिर अपने ही प्रोटोकॉल में झूठे साबित हो जाते हैं, कहीं पर फिर झूठा झूठा आंकड़ा, ये तमाम गेम और प्रक्रिया के बीच में जो लोग पिस रहे हैं, कंफ्यूज है, क्या बोलेंगे उन्हें यार? देखिए, दो बातें हैं, आपको मैं बताता हूँ कि पहली बात जो मैंने बताया कि एक जो डर आरटीपीसीआर टेस्ट के द्वारा केसेस बढ़ा के फैलाया गया, तो इस दुनिया में, दुनिया के छोटे देश में ही जिस प्रकार का दिनचर्या, भोजन और दिन रात जो है टीवी, न्यूज, मोबाइल और इन सब का कचरा दिमाग में जो भरता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अध्ययन की कमी होने के कारण लोग जो है किसी भी षड्यंत्र को बहुत जल्दी सच मान लेते हैं। इस कारण से क्या होता है कि वो, उनको लगता है कि यदि, जैसे अगर आपका आइडेंटिटी खतरे में है, मान लीजिए आपका, कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, तो क्या पेट्रोल का दाम 50 रुपए बढ़ जाए तो क्या आप बर्दाश्त नहीं करोगे, ये बात बोल दी जाती है। ठीक वैसे ही
वैक्सीन से ही आपका जीवन बचेगा, इस बात को भी स्वीकार कर लेते हैं लोग। तो उसके बाद उनको लगता है कि जो ये वैक्सीन है पूरा का पूरा, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ इमरजेंसी की सिचुएशन का। इमरजेंसी में जो है नसबंदी का पूरा एक कार्यक्रम चलाया गया था, और मैं देख रहा था कुछ फोटोग्राफ जिसमें नसबंदी को कराने के बदले में एक घड़ी और रथ का जो घी था, रथ ब्रांड थी, उस रथ का घी गिफ्ट में दिया जाता था, तो लोग उसके लालच में भी जो है नसबंदी करा लेते थे। तो जब इस प्रकार के देश के लोगों की मानसिकता है, तो वो जब फ्री मिलता है, जब तक ये पैसे में मिल रहा तो जो है ये थोड़ा सा कम था लेने का संख्या, जैसे ये फ्री हुआ लोगों ने लेना शुरू कर दिया। तो अब आपके काम का है या नहीं है, ये भारत के लोगों का इस समय दुर्भाग्य है कि ऐसी पीढ़ी पैदा हो गई है कि जो यदि फ्री जहर भी मिल रहा है तो वो लेने को तैयार हो जाती है। तो अब जो आपने कहा कि नौकरी की जो बात है, जो कंफ्यूज है लोग, मैं ये कहता हूं कल मेघालय हाई कोर्ट का जो एक डिसीजन आया, उस डिसीजन को आप भले ही वो पूरे देश में बाद में लागू होने दे या ना होने दे, लेकिन उसमें बहुत खूबसूरत एक बात कही गई, बहुत सुंदर बात कही गई। वो ये कहा गया कि आपके मूलभूत सिद्धांत, यदि हम संविधान और कानून के अनुसार बात करें, कि कोई भी ऐसा आदेश, कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन किसी भी के भी द्वारा नहीं दिया जा सकता जिससे आपके मूलभूत सिद्धांतों का हनन होता। तो ये समझ जाइए कि यदि कोई दरोगा, कोई डीएम, कोई नेता, कोई बॉस, किसी कंपनी का मालिक, यदि आपको इस प्रकार से कोई भी आदेश देता है कि आपको वैक्सीन लगाएंगे तो आपकी जीविका, आपकी नौकरी जो है बचेगी, नहीं तो आपकी नौकरी खतरे में है, वो पूरी की पूरी तरह से गैर कानूनी काम कर रहा है, जिसको यदि एक सही प्रकार से टैकल कर दिया जाए, सही जगह उसकी शिकायत हो जाए, तो मैं कहता हूं डीएम तक लेवल के व्यक्ति जो है वो जिंदगी भर ऐसी गलती ना करने के लिए कान पकड़ लेगा, क्योंकि इतनी बड़ी वो गलती कर रहे हैं। तो आप सब लोग जितने भी सुन रहे हैं, आप समझ जाइए कि कोई भी व्यक्ति आपके शरीर में, आपने नौकरी के लिए हाँ भरी है, आपके शरीर के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने वाला आदेश जिससे आपके जीवन को खतरा हो सकता है, लेकिन उसके मन में आपका वेलफेयर है, लेकिन यदि आपके जीवन को खतरा संभावित है या आपकी जीविका उससे प्रभावित होती है कि आपको दुकान पे नहीं बैठने दिया जाएगा, दुकान नहीं खोलने दी जाएगी, आने जाने नहीं दिया जाएगा, टैक्सी नहीं चलाने दी जाएगी, ये इस प्रकार के सभी आदेश जो हैं वो गैर कानूनी है, क्योंकि ये आदेश ऊपर से नहीं आए हैं। यदि आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे देखोगे तो उनके साफ साफ लिखा हुआ है कि वैक्सीनेशन लेना अनिवार्य नहीं है, हालांकि हम सुझाव देते हैं कि सभी जरूर लें। वो केवल आपसे विनती, आपसे निवेदन कर सकते हैं कि आप सब लें जरूर, इससे ज्यादा उनका अधिकार नहीं है। लेकिन यदि कोई सरकारी महकमा या कोई प्राइवेट जो स्कूल या कोई गांव का सरपंच यदि आपको इसके लिए बाधित करता है, कहता है कि जबरदस्ती लगाना पड़ेगा, तो उसकी आप शिकायत भी कर सकते हो। और हमारी एक अवेकन इंडिया मूवमेंट टीम है, उसने एक 30 पेज का एक लेटर ड्राफ्ट किया है जिसमें ये सारे सबूत दिए हैं। तो आप उस लेटर का प्रिंट आउट, आपको मैं लिंक भेज दूंगा, उसकी लिंक को आप डालकर उसका जी प्रिंट आउट लेकर अपना नाम लिखकर, जिस भी व्यक्ति ने आपको वो आदेश जारी कर रहा है, भले वो डीएम ही क्यों ना हो, आपके शहर का दरोगा हो, पुलिस वाला हो, स्कूल का प्रिंसिपल हो, गांव का प्रधान हो, उसको वो लेटर प्रिंट करके दे दो। कि जब उसने अगर लिखित में दे रहा है, तो अगर वर्बली सिर्फ ऑर्डर दे रहा है तो कोई मानने की जरूरत नहीं है। वो वैक्सीनेशन सही है या गलत है, इसको तो प्रश्न बाद में उठाएंगे हम। वो आपको कोई सही चीज लेने के लिए भी बाध्य नहीं कर सकता। जी आप समझ रहे मेरी बात? जी आप बिल्कुल सही है। मेरी बात तो इसीलिए, जैसे कि एक गांव में मेरे पास न्यूज आई थी कि भाई डीएम ने कहा कि सबसे 100% वैक्सीनेशन करवाने वाले गांव को 3 लाख रुपए इनाम मिलेगा, और दूसरे वाले को 2 लाख रुपए, तीसरे 1 लाख रुपए। भाई तुम्हारे घर का पैसा है क्या? ये हम जनता का पैसा, जैसे एक भेड़ को, भेड़ से ऊन निकाल कर आप उसके कंबल बना के उसी भेड़ को फ्री में बांट दो, ये तो वही हाल हो गया ना। तो सही है हमारे टैक्स का पैसा लेकर हमको ही फ्री में बांटने के लिए हमको एहसान दिखाते हैं कि हम आपको इनाम देंगे। तुम होते कौन हो इनाम देने वाला? तो ये आप समझ जाइए, गैर कानूनी काम। उस लेटर को आप दीजिए, 30 पेज का वो लेटर है, उस लेटर में वो सारी चीजें हैं जिसको वो कभी लिखित में ये नहीं दे सकता कि ये झूठ है। जी सब प्रमाणित सर। चीजें उसमें डाली गई हैं। सर एक सवाल सर यहाँ पर बहुत उठ रहा है, लोग बोल रहे हैं कि जब ये इतनी बड़ी एक षड्यंत्र हो सकता है और इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें काम कर रही हैं और इसमें बहुत भारी दबाव है, तो क्या सर आपको नहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में ये लोग कंपलसरी भी कर सकते हैं? नहीं, ये लोग कुछ भी। कंपलसरी करेंगे नहीं। जी आप क्या। समझिए ना, कोई चीज क्यों क्या होता है कि कागज में
ये होता क्या है, ये इस तरह से काम करते हैं, जब इनको एक आदेश मिला है ऊपर से, जो भी इनके अंतर्राष्ट्रीय माफिया हैं, उनसे जी एक आदेश मिला है कि भाई आपको 100% वैक्सीनेशन करनी है, और 100% का टारगेट ये लेके चल रहे हैं, लेकिन इनको पता 100% होगा नहीं। आप जैसे हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं लेने वाले वैक्सीन, क्योंकि हमें हमारी मर्जी नहीं है उसमें। तो आपको ये लगभग 70-75% का टारगेट लेके चल रहे हैं, 100% का ये भी लेके चल रहे हैं, मन मन के अंदर इनको भी पता है। तो जितना ज्यादा ये कागजों में तो अपने आप को सेफ रखा है इन्होंने, क्योंकि कागज में मैंडेटरी लिखते ही, कागज में ये लगाना जरूरी है सबके लिए, ये लिखते ही इनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि कल को इसके बाद कोई भी केस आएगा, कोई मर गया, कोई विकलांगता आई, कोई साइड इफेक्ट आया, इस सब की जिम्मेदारी इनके सर पे आ जाएगी। इसलिए ये लिख नहीं, कंपल्सरी नहीं कर सकते। जमीनी जी स्तर पे जो कर रहे हैं जबरदस्ती, वो करेंगे जरूर, जो ये सर, गैर यहाँ पर कानूनी रूप से कर रहे हैं। एक सर सवाल यहाँ पर और उठ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारी मौतें हुई, बहुत सारी मौतें हुई और इसका कारण कोरोना रहा। यहाँ पर आप भी समझ रहे हैं कि यहाँ रेमडेसिविर जैसी दवाएं, बहुत सारी ऐसी साइड इफेक्ट होने वाली दवाएं, जिसे अभी अपने प्रोटोकॉल से उन्होंने WHO ने बाहर निकाल दिया, लेकिन वो सारी एक्सपेरिमेंट और इनके ऊपर इस्तेमाल की गई, वो भारत की जनता के ऊपर भी की गई, बाहर भी की गई। तो आज आपको क्या लग रहा है कि जो मौतें हुई है, साइड इफेक्ट सबसे बड़ा कारण था? लोगों को नहीं, जिस तरीके ये से पूरा दबाव। इसको चरणों में बांटिए आप, इसको इसको दो चरणों में बांटिए। जी पहला चरण था कि जब आरटीपीसीआर टेस्ट को, जब मैंने पहले बताया, आधार बनाकर मास हिस्टीरिया फैलाया गया, जिसमें कि लोगों को लॉकडाउन जस्टिफाई कर दिया गया, केस बढ़ रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं। और हमने तो तभी ना तो कोई किसी प्रकार का कोई सैनिटाइजर हमने आज तक प्रयोग किया, कुछ नहीं किया। तो जितने भी लोगों ने घर में रहकर, क्योंकि होता क्या है, ये जो ऋतु की संधि काल का समय होता है, जब दो ऋतुएं मिलती हैं, सर्दी जो मुख्य रूप से होता है कि सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी जब कन्वर्ट होती है ऋतुएं, तो पिछले साल होली के आसपास का ये मौसम, जो जो हमारी चैत्र प्रतिपदा होता है, जो नव वर्ष होता है हमारा, अप्रैल और मार्च के आसपास, उस समय जो है, जब ऋतु का परिवर्तन होता है तो इम्यूनिटी हमारी सबसे कम होती है। तो उस समय इम्यूनिटी जब सबसे कम होती है, तो हमारे पूर्वजों को अच्छे से पता था, तो उस समय उन्होंने 9 दिन का नवरात्रों का उपवास करके उस ऋतु को शुरुआत करने का एक नियम बनाया था, जिसको नवरात्रों का त्योहार का नाम दे दिया गया। उसके बाद दूसरा नवरात्र आता है जब होली के ये दिवाली के आसपास, जब जो है ये दशहरे के आसपास, कि जब दोबारा से ऋतु परिवर्तन होता है, तो उस समय भी इम्यूनिटी हमारी सबसे कमजोर होती है, कम होती है। तो उस समय फिर से नवरात्रों का त्योहार आता है, और 9 दिन का आप उपवास करके उस मौसम की शुरुआत करते हैं, तो आपके ऊपर बीमारी का प्रभाव कम होता है। तो उस समय क्या हुआ, पहली वेव कब आई, जब आपका ये मार्च, पिछले साल मार्च था। दूसरी लहर कब आई, जब इस साल जो होली और वही समय था, जब ऋतु का संधि काल का समय था। अभी तीसरी वेव का नाम कब ले रहे हैं, जब ये अक्टूबर सितंबर के आसपास बोल रहे हैं ना अभी ये, जी क्योंकि इनको जी अच्छे से पता है कि उस समय इम्यूनिटी कम होती है। आयुर्वेद का अध्ययन करके ये लोग हमारे ऊपर षड्यंत्र खेल रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों ने चाहते तो उस दिन वो क्या कर सकते थे, वो भी कह सकते थे कि भी डर के रहो, घर में रहो, ये मत करो, ऐसे मत जाओ, इससे मत मिलो, मुंह पे मास्क बांध के। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसको त्योहार में कन्वर्ट कर दिया, एक उत्सव का स्वरूप दे दिया, जिससे लोगों के अंदर पैनिक ना फैले। इन्होंने उसको जो है उसका दूसरा स्वरूप करके हमारे साथ एक खेल खेला। तो आप जो कह रहे हैं कि लोग मरे कैसे, तो पहला तो होता है कि जब आपको बिना जहर का सांप काटता है, तो अगर मन में आपके ये डाल दिया जाए कि आपको तो जहरीला सांप काट गया है, तो आपके अंदर जहर उत्पन्न हो जाएगा, ये उस डर ने लोगों को बहुत मारा शुरुआत में। फिर जब वैक्सीनेशन जनवरी में देना शुरू हो गए, तो उस वैक्सीनेशन के अंदर जिस प्रकार के तत्व डाले गए हैं, जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, कि जैसे कोविशील्ड के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जो सीरम इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ है। जी कोवैक्सीन के अंदर जो है, गाय के बछड़े के सिरम में वीरो सेल्स, मतलब बंदर की किडनी के सेल्स, उसके अंदर इनएक्टिवेटेड ये कोरोना वायरस डाला जा रहा है। तो जब वो वायरस आपके शरीर में इंजेक्ट किया जा रहा है, तो आप मुझे बताइए कि उससे कुछ लोग प्रभावित होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ट्रायल उस पर हुआ नहीं अभी पूरा, जी ट्रायल 2-3 महीने का। तो उसके कारण लोगों के अंदर ये सिम्टम आने शुरू हुए, जो एक्चुअली में वायरस था नहीं। जब आपके शरीर में वो वायरस चला गया, उसके कारण आप इफेक्ट होने शुरू हुए, और उसकी वजह से थोड़ा बहुत भी प्रभाव आपके ऊपर आया। तो सबसे बड़ी गलती उसके बाद जो हुई, जी मेरे सर, कई कुछ दोस्तों ने कुछ मेरी शब्दों मेरी में मैं ये बात कंप्लीट कर लेंगे सीरम का थोड़ा सा कि हम और जानना चाहते हैं, गाय का मैं जो। मैं बताता हूं आपको जी कि हाँ हाँ हाँ। उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती, क्योंकि आप समय एक आधा घंटा हो गया, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा समय और ले सकते हैं। जी जी तो सीरम जो ये जो सबसे बड़ी गलती फिर क्या हुआ,
ये भले ही इन्होंने प्लान नहीं किया था, लेकिन हमें जो हॉस्पिटलों की गिद्ध नीति है वो हम उससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि हॉस्पिटल कभी किसी को जो है वो भला नहीं करता लूटने के अलावा, कि वो जब वहां पर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो लूटे बिना नहीं मानते। कुछ हॉस्पिटल को, कुछ डॉक्टर को यदि छोड़ दिया जाए, तो जब आपको मान लीजिए जैसे मुझे नवंबर में बुखार हुआ, तो मुझे बुखार मान लीजिए नहीं मेरा हुआ था, सच में 10 दिन के लिए हुआ था, लेकिन मेरे दिमाग में 1 मिनट के लिए भी नहीं आया कि मुझे कोरोना हुआ है। लेकिन 10 दिन तक मेरे बुखार होता रहा, फिर ठीक हो गया, कि मुझे पता था कि मौसम परिवर्तन के समय ये होता है मुझे कभी कभी। तो लेकिन जिन लोगों के मन में वो कोरोना का डर बिठा दिया गया था, टेस्ट का केसेस बढ़ते हुए दिखाकर, दिन रात पैनिक फैलाकर जो न्यूज चैनल वगैरह के द्वारा, तो वो लोग जैसे बुखार चढ़ता था तो उनके मन में एकदम से क्या डर आता था? सबसे पहला रुपेश जी, डर ये आता था कि वो ये कहते थे कि मेरी वजह से कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, कहीं मेरी वजह से मेरा परिवार तो प्रभावित नहीं हो जाएगा। तो मेरी वजह जी से प्रभावित ना हो जाए, तो व्यक्ति अपने आप को उठा के हॉस्पिटल के हवाले कर देता था। और हॉस्पिटल के हवाले करने के बाद जो अभी आपने कहा कि जिस रेमडेसिविर को इन्होंने प्रोटोकॉल से हटा दिया, जिस हाइड्रोक्लोरोक्विन को प्रोटोकॉल से हटा दिया, वो एंटीबायोटिक्स को हटा दिया, ये सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए गए उनके साथ और उनकी जान ली गई। कई जगह तो ये तक आया कि उन्होंने ऑक्सीजन को कम कर दिया ये देखने के लिए कि इसमें से कितने झेल पाते हैं, जो नहीं झेल पाए वो मर गए, उसकी जगह जो नए लाइन में लगे हुए थे पेशेंट उनको भर्ती कर लिया। तो हॉस्पिटल तो जी अपना धंधा नहीं छोड़ते, तो हमने उनको हॉस्पिटल्स के हवाले करके जो है, ये इसमें सरकार शामिल हो या ना हो वो दूसरी बात है, लेकिन इसकी जो पूरा मेडिकल सिस्टम की पोल ये खुली कि जो राजीव भाई ने भी ये बात बोली थी कि हम यदि अपना इलाज स्वयं नहीं करने की क्षमता रखते, दिनचर्या का पालन नहीं करेंगे, तो डॉक्टरों और हॉस्पिटलों के भरोसे तो आपका इलाज नहीं होने वाला, क्योंकि ना तो इतने हॉस्पिटल हैं ना इतने बेड हैं कि आपका इलाज सब कर दें। तो ये समझ जाइए कि जो मरने का जो पूरा मैकेनिज्म था, उसमें हॉस्पिटल्स का जो प्रोटोकॉल जो इन्होंने डाला, जो ऊपर से ही आया था ऑब्वियसली, उस जी प्रोटोकॉल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो लोगों को लगा कि यदि लोग मर रहे हैं तो वो कोरोना से मर रहे हैं, वास्तव में प्रोटोकॉल की वजह से मर रहे थे। जी सर, तो वो ये बात गाय आप के समझिए, बछड़े। ये पूरा जी कनेक्टेड है। जी, सीरम सीरम में जो गाय के बछड़े का जो प्रोसेस हुई थी और आपने उसका बहुत अच्छी तरीके से व्याख्यान किया था, तो कुछ शब्दों में सर यहाँ पर बताइए, दर्शक लोग सब आपसे सुनना चाहते हैं कि कैसे ये गाय के बछड़े का या फिर जो बछड़े का जो सीरम जो ताजा ताजा होता है, 3 से 20 दिन का जो बछड़ा होता है उसका ये लोग यूज करते हैं ब्लड उसको, क्योंकि वो जी जी। बताया जा रहा है कि संक्रमण को रोकने में एक सबसे अहम भूमिका अदा करता है। फिर उसको फिल्टर करते करते केमिकल बनाते हैं, फिर केमिकल में शुद्ध गंगा जल, जैसे कि हम कोई एक चीज लाए उसमें बोलते हैं गंगा जल छिड़क दीजिए वो पवित्र हो जाएगी, फिर उस चीज नहीं को नहीं, हमारी वो अलग सरकारें अलग बोल अलग रही है तरीके कि से वो होता है। पवित्र हो गई है। और हम नहीं इसमें नहीं गायों का तो कहीं नामो निशान नहीं है या बछड़े का कहीं नामो निशान नहीं है, क्योंकि ये केमिकल है ओनली, और जबकि वो केमिकल की प्रोसेस कैसे हो रही है। जी सर, हम जानना देखिए, चाहते हैं पहले शुरू शुरू पहले में। पहले हम उस जानकारी को बताता हूं मैं इस विषय पे कि ये बड़ा मतलब टॉपिक दुखद भी है, जी लेकिन जानने के लिए, अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। कि आप यदि देखें कि मीडिया की इसमें क्या भूमिका रही, कि जैसे ही हमारे जो मित्र हैं विकास पाटनी, उन्होंने क्योंकि हमारे जितने भी ये लोग हैं 10-12 जो मुख्य रूप से देश भर में काम कर रहे हैं इस षड्यंत्र के सच्चाई निकालने के लिए, तो इसके लिए उन्होंने एक आरटीआई में इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि ये लोग उस प्रश्न को गोलमोल जवाब दे नहीं पाए। तो उसमें मीडिया ने क्या किया, तो जैसे ही उसमें लिखकर आया, पहले मैं बता दूं क्या लिखकर आया था, कि इसका जो काफ का सिरम, काफ मतलब बछड़ा, बछड़े का जो खून होता है, उसमें से खून के कई भाग होते हैं, खून कई चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें सिरम भी एक पार्ट होता है। वो सिरम का प्रयोग जो है, वो कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक बनाता है, भारत बायोटेक के जो वैक्सीन बनाने में प्रयोग होता है, लेकिन वो एंड प्रोडक्ट में नहीं होता। आप जब वैक्सीन लगाते हैं उसमें वो सिरम में नहीं होता, लेकिन वो वीरो सेल्स को रिवाइव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जब उस आरटीआई की रिप्लाई में लिखकर आया, तो ये साबित हो गया कि किसी ना किसी चरण में इस वैक्सीन के बनने के काफ सिरम मतलब गाय के बछड़े का सिरम प्रयोग हो रहा है। तो मीडिया क्या झूठ बोलने लगा, मीडिया को ये ब्रीफिंग दे दी गई ऊपर से कि अब ये डैमेज कंट्रोल हो गया है, कि भाई अब जो इसके अंदर गाय के बछड़े का खून साबित हो गया, सरकार ने खुद आरटीआई में उत्तर दे दिया। तो डैमेज कंट्रोल क्या करना शुरू किया, कि इन लोगों ने कहना शुरू किया कि अंतिम उत्पाद में वो चीज नहीं होती है, इसलिए आप निश्चित हो जाइए, ये किसी प्रकार का इसमें गाय के बछड़े का खून नहीं है। पहला झूठ ये बोलना शुरू किया। दूसरा, सुधीर चौधरी ने डीएनए में कहा
कि गाय के बछड़े की हत्या इसके लिए नहीं की जाती है, इसलिए ये फेक न्यूज है। तो उन्होंने पहले फेक न्यूज साबित किया, क्योंकि फेक न्यूज साबित करना आजकल चुटकियों का खेल हो गया इन लोगों के लिए। तीसरा बोलने लगे कि ये पहले चरण में प्रयोग हो रहा है केवल, इसीलिए इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो जो दीपक चौरसिया नाम का एक मीडियोकर पत्रकार है, वो तो ये तक कहता है, अपने किसी ने उस दलील दी कि खाद हम जब गोबर की यूज करते हैं किसी फसल में, तो हम जब खाना खाते हैं तो क्या उस खाने में गोबर आ जाता है क्या? तो ऐसे ऐसे कुतर्क दिए गए। तो मैं उसी का जवाब देना चाहूंगा कि आप प्रोसेस समझ लीजिए, बहुत सादी भाषा में मैं समझाऊंगा कि क्या होता है कि काफ सीरम जब निकाला जाता है तो वो एक गर्भवती गाय के पेट में जो बच्चा, गर्भाशय में जो बच्चा है, तो उस गर्भवती गाय की तो हत्या कत्ल खाने में होती ही है। आप काफ सीरम निकालने का प्रोसेस इंटरनेट पे ढूंढ लीजिए, एक मेरे चैनल पे वीडियो है, उसके अंदर भी पूरा विस्तार से मैंने बताया है, आधे घंटे का, कि आप उस गाय, गर्भवती गाय जिसके अंदर वो बच्चा है, जिससे वो सीरम लेना है, उस गर्भवती गाय के गला काटकर या छाती पेट काटकर हत्या होती ही है। और जब वो हत्या होती है तो वो गर्भ में, गर्भाशय के पूरा पूरा गर्भाशय के साथ अंदर लिपटा हुआ बच्चा। आवाज आ रही है विजय? जी सर, आवाज आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आया था। जी सर, अभी हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, एक मिनट सर, थोड़ा सा नहीं, अब ये जी, सीरम वाला पूरा हो गया? एक मिनट सर, अभी और सर, एक सर, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए आराम से। सर थोड़ा सा ब्रेक चल रहा है, एक मिनट सर, कुछ प्रॉब्लम आई थी। सर आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, सर वो सीरम कहाँ, वो जो हमारा छूट गया था, दर्शकों को हम बता दें कि थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम होने के कारण वो हम थोड़ा डिस्कनेक्ट हुए थे, लेकिन अब फिर से हम आ गए हैं। और सर के बीच जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था कि किस तरीके से क्या प्रोसेस होती है। जी सर, बोले सर, वो पूरा करिए सर सब्जेक्ट। हाँ, तो मैं जो बताना चाह रहा था कि जो पूरा वीडियो भी हमने इस पे विस्तार से डाला था, कि जब आपका गाय का जो हमने जो मीडिया वाला पार्ट में बता रहा था कि मीडिया ने उसको बहुत तरह से कुतर्क देकर उसको साबित करने की कोशिश की कि आपके खेत में यदि खाद डाली जा रही है गोबर की, तो आपके भोजन में गोबर नहीं आ जाता। ये दीपक चौरसिया के चैनल पे जो है किसी ने कुतर्क दिया, तो वो ही कह रहा है कि खाद का गोबर आपके खाने में जैसे नहीं आता, ठीक वैसे ही सीरम यदि एक चरण में प्रयोग हो रहा है तो आपके अंतिम उत्पाद में सीरम नहीं आता। तो ऐसे मूर्खों को हम ये कहते हैं कि खाद भी जब पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डाला जाता है तो ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक उसी से डिफाइन होता है कि अगर खाद डालना जो है उसके कारण कैंसर यदि होता है, तो मतलब वो खाद का तत्व जो है हमारे शरीर में आता है, तभी हम लोग बीमार होते हैं, कैंसर का प्रॉब्लम होता है। तो ऑर्गेनिक का पूरा मार्केट ही खत्म हो जाएगा ना अगर इस तरफ पे हम चलेंगे तो मैं ये जो सिंप्लीफाइड तरीके से बताना चाहता हूँ कि सीरम बनता कैसे है, ये प्रोसेस क्या होता है वैक्सीन बनने का, कि आपको बहुत सादी भाषा में मैं समझाता हूँ कि सीरम जो बनने का तरीका वो ये है कि जब कोई भी कत्ल खाने में कोई गर्भवती गाय को काटा जाता है, जो कत्ल खाने वालों को भी नहीं पता होता कि वो गर्भवती है। कत्ल खाने वालों को तो काटने से मतलब है, वो गाय को काट देंगे वो, लेकिन जैसे उनको पता चलता है, क्योंकि कत्ल खानों के अंदर सीरम जो इंडस्ट्री है, पूरी दुनिया की इंटरनेशनल सीरम इंडस्ट्रीज हैं, तो जो भी कत्ल खाने बड़े ऑथराइज्ड कत्ल खाने हैं, चाहे भारत में हो बाहर हो, उनमें इन लोगों सीरम इंडस्ट्री के एम्प्लॉइज
वो उनको प्लांट किया गया होता है, वो वहां पर उपस्थित होते हैं। तो जैसे उनको पता चलता है कि कोई गर्भवती गाय कटी है, तो वो पूरा का पूरा गर्भाशय जो होता है, जिसके अंदर वो बच्चा बछड़ा होता है, उस गर्भाशय के अंदर उस बछड़े को 15-20 मिनट छोड़ देते हैं और उसको एक अलग कमरे में लेकर जाते हैं, जो थोड़ा सा हाइजीनिक और अच्छे से साफ सुथरा कमरा होता है, जिसमें उस बछड़े के मरने की वेट की जाती है। और यदि वो नहीं मरता है तो उसको, ये बकायदा यूरोपियन यूनियन और इंटरनेशनल सीरम इंडस्ट्री जो है, उसके बिल्कुल गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि अगर वो नहीं मरता है, उसके सांस नहीं लेने दिया जाए। बस सांस लेने दिया जाएगा तो जो उसकी शुद्धता है सीरम की वो कम हो जाएगी। तो यदि वो सांस लेने की कोशिश, लग रहा है आपको सांस लेगा, तो यहाँ पर गले में सांस की नली में क्लिप लगा दो और उसे मार दो। फिर भी यदि ये उनकी किसी साइड में कारण से लिखा है। नहीं मरता है, हाँ, उसको गाइडलाइन में लिखा हुआ है, आपको जी। सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे आपके। और अगर नहीं होता है तो माथे पे कोई ऐसी चीज मारो उसके, जिससे वो मर जाए। ये तक उसमें लिखा हुआ है, गाइडलाइन ये है। अब एक्चुअली में और भी कुछ विभत्स होता होगा बच्चे के साथ। और उसके बाद जब वो बच्चा मर जाता है, तो ये कहते हैं कि ये मारा, हम उसको मारते नहीं है, क्योंकि वो गर्भ में निकाला गया है, तो वो तो जीवित ही नहीं हुआ ना, पैदा ही नहीं हुआ, तो वो हमारे लिए तो मरा हुआ था। जो मरने के बाद किसी काम आ जाए तो बढ़िया है वो। आप समझ रहे हैं, उनका ये तर्क है जी। इसमें। और उसके बाद एक इंजेक्शन के द्वारा उसके हृदय के अंदर इंजेक्शन घुसा के बड़ा सा, और वो सीरम जो रक्त है वो निकाला जाता है और वो पैक कर लिया जाता है। फिर उसमें से बाद में सीरम की वो पूरी होती है। ये इस प्रकार से यूज है। अब ये सीरम कैसे यूज होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको वैक्सीन बनने का प्रोसेस बहुत छोटे से मैं बताता हूं। कोई भी, मान लीजिए रुपेश जी, आपके अंदर एक बीमारी का वायरस है, कोरोना का वायरस आपके अंदर हमने डिटेक्ट कर लिया उदाहरण के तौर, या पोलियो का वायरस। आपके अंदर से उस वायरस को आइसोलेट किया जाएगा, मतलब उसी एक वायरस को आइडेंटिफाई करके कलेक्ट किया जाएगा। उस वायरस को करोड़ों वैक्सीन बनाने के लिए हमें उस वायरस की करोड़ों कॉपीज बनानी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना जी रुपेश जी जी? सर। जी जी। उस वायरस की करोड़ों कॉपीज बनानी पड़ेंगी। अगर जी करोड़ों वैक्सीन के अंदर, जब वैक्सीन के अंदर वायरस ही होता है ना, कमजोर वायरस होता है, तो उसके वायरस, करोड़ों वैक्सीन बनाने के लिए उसके अंदर हमें करोड़ों कॉपीज वायरस की बनानी पड़ेंगी। मैं बहुत सादी भाषा जी में सर। बात कर रहा हूं। बिल्कुल वो सही भाषा वायरस की समझा रहे हैं वायरस को उगाने के लिए, वायरस की फसल उगाने के लिए, आपको जैसे फसल उगाने के लिए जमीन चाहिए, वैसे ही कोई जीवित कोशिका चाहिए। ये सर। वायरस जी की सर। फसल उसी पे उगेगी। अब ये जी वायरस की फसल किस पे उगेगी? वो उगेगी वीरो सेल्स। वीरो सेल्स होते हैं अफ्रीकन ग्रीन मंकी, एक अफ्रीकन बंदर होता है, उसकी किडनी के सेल्स को जो है ये फसल के लिए यूज किया जाता है, कि जिससे वायरस को मल्टीप्लाई किया जा सके। लेकिन ये वीरो सेल्स अपने आप में, इसके अंदर भी थोड़ी जान हो, वायरस को पालने की जान हो, तो इसकी खुराक किसको बनाया जाता है? काफ सिरम को, गाय के बछड़े की सिरम को। आप समझ रहे हैं जी बात? जी। बिल्कुल सही सर। तो उसकी खुराक, तो वीरो सेल की खुराक यदि बछड़े का सिरम है, और उस वीरो सेल्स के अंदर वायरस की ग्रोथ होने वाली है, तो आप मुझे बताइए, जब आपकी खुराक बकरा और मुर्गा खा के मान लीजिए आपका शरीर बन रहा है, मान लीजिए, तो आप मांसाहारी खिलाएंगे, शाकाहारी खिलाएंगे? मांसाहारी खिलाएंगे सब। तो वही है कि वीरो सेल की जब खुराक, खाद आप उसमें सीरम की इसकी डाल रहे हो, काफ सीरम की, बछड़े के सीरम की डाल रहे हो, तो वीरो सेल जो है अपने आप में काफ सीरम की खुराक लिए हुए ताकतवर बना, और उसमें उसको वायरस को पाला गया। तो आप इसको कैसे कह सकते हो? और गाय तो कटी ना, बछड़ा तो जी मरा ना, आपने भले सर। अंतिम में ना आया हो। यही परिभाषाओं को बड़े सरल तरीके से आज हमारी देश की सरकारें समझा रही है और उनकी जो स्ट्रीम मीडिया है वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रही है। जिस तरीके से आपने बताया और दीपक चौरसिया का आपने एग्जाम्पल दिया। सर ये जी वाली सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट पूरा हुआ। अभी हम आपसे एक जी सब्जेक्ट के बारे में और जानकारी लेना चाहेंगे। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट हम आपके सामने लेके आए हैं कि ब्लू मास्क, जो अधिकांश आप देखते होंगे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अधिकांश उसको लगा के रखते हैं कि भाई ये एक बहुत ही गरीबी की निशानी है। हम उनको प्रेरणा देते हैं कि सभी गरीब लोग ये मास्क लगाएं। और इसके साइड इफेक्ट कितने खतरनाक हैं उसके विषय में मैं आपके सामने, जो आर्टिकल्स हमारे सामने आए हुए हैं, अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक की रिसर्च है, AIER, इसने बताया है कि जो ब्लू कलर का मास्क होता है, जो ब्लू कलर का मास्क होता है, उस ब्लू कलर के मास्क में क्या क्या चीजें पड़ती हैं? क्लोरीन, कॉम्पाउंड्स, और जो प्लास्टिक यूज होती है, माइक्रो प्लास्टिक,
इतनी छोटी प्लास्टिक होती है, ये यूज होती है। ये दस्तावेज मैं आपको दिखा बिल्कुल। देता हूँ। ये बहुत अच्छा। अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक की रिसर्च है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो ब्लू कलर का जो मास्क होता है उसमें क्लोरीन होता है, कंपाउंड्स बहुत ऐसे ऐसे जहरीले होते हैं, और इसमें एक माइक्रो प्लास्टिक का यूज किया जाता है जो रेसे रेसे के तौर पर होती है। फिर इसमें ये बताया गया है कि अगर हम इन तमाम प्रकार की जो जहरीले पदार्थ से खा लें तो इतनी हानि नहीं होगी। अगर हम उसी पदार्थ को नाक के माध्यम से हम जब अंदर लेते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम को सीधा डैमेज कर देती है। इस बात को बिल्कुल। अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक की रिसर्च बोल रही है, और इस तमाम दस्तावेजों को गूगल से हटा दिया गया। यूट्यूब में इस टाइप की बहुत सारी वीडियो थे, वो हटा दिए गए। ये हम दस्तावेज तो दूसरी साइट से खोज कर लाए हैं, और हम ये दस्तावेज डिस्कशन में डालेंगे, आप लोग देख सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो सर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, जो ये ब्लू मास्क का खेल है, मास्क आपको लगाना भी है, चलो ठीक है, तो आप एक सिंगल कलर का जो कपड़ा होता है उससे आप लगा सकते हैं, घर में बना सकते हैं, और उसमें हम रोज साफ भी कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन ये ब्लू मास्क, उसमें प्लास्टिक का यूज, उसमें जो रेसेदार जो चीजें हैं, जो जो खुद अपने आप में क्लोरीन है, ऐसे ऐसे केमिकल्स है, सर आप इस विषय में क्या बोलेंगे? और देखिए, सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और सभी इसी मास्क में फोटो खिंचवाते हैं, आपने देखा होगा। जी जी सर। जी, और तो इस ये मास्क ये को भारतीय मास्क नहीं है, ये भारतीय मास्क नहीं है, ये चाइनीज का मास्क है। वहां पर होलसेल में बनाया देखो जाता है गरीबों के हिसाब से, वन वन टाइम देखो यूज जिस करने के लिए। मैं इसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट करूंगा आपके सामने। तो क्योंकि जो जी डेटा आपने अभी जो अमेरिकन संस्था का दिया है, डेटा AIER का, उसको जी उसको रेफरेंस हमने देते हैं, लेकिन मैं आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको समझाता हूँ, जो बड़ा लोगों को रिलेट करेगा और अपने पुराना समय उनको ध्यान आएगा। कि जब आप देखिए, जब आपका गांव में पहले रजाइयां होती थी, रजाइयां, हमारे यहाँ पे कभी भी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही सर, स्पष्ट आ रही है। हाँ, हाँ। तो रजाइयां हुआ करती थी, और रजाइयों में जो है वो रुई की रजाइयां होती थी। रुई की रजाइयां भरवाई जाती थी, उसके ऊपर जो है कॉटन का कवर चढ़ाया जाता था। याद है आपको? जी सफेद रंग की याद है। रजाइयां होती थी। तो उसको आज जो है उसकी जगह किसने ले ली? मिंक ब्लैंकेट्स ने। आपने देखा ना, मिंक ब्लैंकेट्स आ गए। जो हाँ आप कहीं होटल वगैरह में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आपको वो बिना कवर के ब्लैंकेट्स मिलते हैं। उन जी। ब्लैंकेट्स में भी ये जो रेशे की बात आप कर रहे हैं ना, ये रेशे उसमें भी होते हैं। तो हमारे बराबर। पूर्वजों को ये बड़े अच्छे से ज्ञान था कि जब मिंक ब्लैंकेट्स होते हैं, वो आप देखोगे जब लोग घर में यूज करते हैं, तो उस मिंक ब्लैंकेट को शायद सर्दियों में एक बार भी नहीं धोया जाता, या हो सकता है एक बार धो दिया जाए, लेकिन रोज बिना धोए ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो रजाइयों का कवर है, रजाइयां भले ही ना धोई जाएं, लेकिन रजाइयों का कवर जो है हर हफ्ते में एक दो बार धुल जाते थे, तो वो जो पूरा जो बैक्टीरिया, कीटाणु या जो भी स्वच्छ रहे, तो वो रहती थी। तो यही विज्ञान जो है कि जो मिंक ब्लैंकेट्स के अंदर जो ये रेशे हैं पूरे, जब आप मिंक ब्लैंकेट को ओढ़ते हो, तो ओढ़ने के कारण क्या होता है, वो जो उसके रेशे हैं वो आपकी नाक में जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम ये मिंक ब्लैंकेट की वजह से, सांस की दिक्कत, न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो, पहले से भी लोगों को हो रही है। लेकिन अब बराबर। वो केवल रात में ओढ़ते थे, लेकिन अब ये जो मास्क है, ये दिन भर ओढ़ रहे हैं, तो रात में बुरा हाल हो जाने वाला है और दिन में भी बुरा हाल हो जाने वाला है। तो ये उसको रिलेट करके देखिए कि क्या ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं, कि हमारे साथ एक ऐसी चीज उन्होंने कर दी है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, यदि मास्क पहनना भी पड़े, तो खादी की दुकानें होती हैं, खादी के भी मास्क मिल जाते हैं। उन खादी के मास्क का प्रयोग करिए, जिनको अगर आप कचरे में फेंक भी देते हो तो वो कूड़ा नहीं उत्पन्न करेंगे। लेकिन ये वाले जो मास्क बन रहे हैं नीले रंग के, जो अभी आपने दिखाए, ये मास्क ब्लू मास्क। फेंकोगे, डिस्पोजेबल जो ब्लू मास्क हैं, ये कचरा भी बढ़ाएंगे, ये पॉलिथीन की तरह ही जो है धरती को दूषित करेंगे। तो कम से कम यदि गुलामी स्वीकार भी कर रहे हो, अगर अपना मुंह बंद कर रहे हो सरकार के कहने से, तो उसमें तो कम से कम प्रकृति का भला कर लो, अपना बुरा कर लो, लेकिन प्रकृति का तो बुरा मत करो। तो खादी का यूज सर कर लो, घर में कपड़े का बना लो, कुछ भी कर लो। तो ये जो आपने रिसर्च बताई, ये बहुत रेलेवेंट है, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो मैंने आपको बता ही दिया है। जी सर। अच्छा सर, मैं दूसरी लहर की कुछ बातें आपके सामने, आपने तो बताई, सारी लहरें बताई, लेकिन दूसरी लहर जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आई, पहले क्या मास्क लगवाया, अभ्यास हो गया, अब लोगों को काफी बातें आई कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, और फिर सीधा दूसरी लहर जो आई, सीधा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आई। ये जो आपको सर, आपने भी सर साइंस पढ़ा होगा,
हमने भी पढ़ा है, और इसी साइंस में बताया जाता है कि अगर नाक को बंद कर लो तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी तो होगी, और उसके साइड इफेक्ट से इन्फेक्शन भी होगा, और जो लंग्स में हम जो शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं वही वही मारेंगे बार बार, अंदर बाहर अंदर बाहर, तो क्या होगा? ये साइंस की लैंग्वेज है, हमने पढ़ा, आपने पढ़ा। और लेकिन आज क्या बताया जा रहा है? अब दुर्भाग्य की सर कितना दुख होता है कि 4-4 मास्क लगाओ। कई कंपनियां वाले तो ये तक बोल देते हैं कि आप हमारे ऑफिस में आएंगे तो 3 मास्क लगा के आएंगे। और फिर ये दूसरी लहर भी आई तो हम्म। कोरोना, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके ही आई। सर ये ऑक्सीजन का गेम, 3-3 4-4 मास्कों का गेम, सर क्या लगता है आपको? ये एक्चुअली गुलामी की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी, जब आपने इनको अपनी कार और बाइक की इंश्योरेंस इन्होंने नियम बनाया, और इनकी इंश्योरेंस कंपनीज की बिक्री बढ़ाने के लिए आपने स्वीकार कर लिया कि ठीक है जी, इंश्योरेंस कराना जरूरी है। आपकी स्वेच्छा पे नहीं था ना। तो जैसे जैसे इनको आपने आदत तो प्रशासन को बहुत पहले डलवा दी थी कि ये जो मर्जी आप पे थोपते जाएंगे, आप मानते जाएंगे। तो जो जैसे गुजरात के एक अशोक भाई पटेल हैं, वो हेलमेट पूरी देश में, गुजरात एक ये राजकोट एक ऐसा जगह है जहां पर लोग हेलमेट बहुत कम पहनते हैं चालान होने के बावजूद, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा आज ये हेलमेट स्वीकार करेंगे गुलामी, कल को तुम और कोई गुलामी करोगे जो अभी आ भी रखी है। तो ये जो गुलामी का जो मानसिकता है ना, ये आप सोचिए कि ये मास्क हो या किसी भी रूप में हो, ये हम जब तक स्वीकार करते रहेंगे तो 4 मास्क या 5 मास्क भी पहना देंगे। तो हम कहते हैं कि यदि 4 मास्क लगाकर ऑक्सीजन की कमी से घुट के मरना है तो उससे बढ़िया लड़के मर जाएंगे। तो ये घुट घुट के मरना जो है, ये कोई जीवन नहीं है। 1 मास्क लगा लिया, 2 मास्क लगा लिया, इसका कोई साइंटिफिक वो बेस नहीं है कि मास्क से, जैसे बहुत लोग बोलते हैं, मैं तो ये बड़ा लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ कि एक कमरा है जिसमें 100 लोग खड़े हैं जिन्होंने 100 के 100 ने मास्क लगाया हुआ है। तो मैं कई जगह जाता हूँ जब मैं अकेला ऐसा होता हूँ जो मास्क नहीं पहना होता है, तो वो सब लोग मुझे तुरंत बोलते हैं भाई साहब मास्क लगाओ, मास्क लगाओ। आस पड़ोस में भी कुछ लोग झगड़ पड़ते हैं। तो मैं कहता हूं कि यदि आप 100 के 100 लोगों ने मास्क लगाया हुआ है और मैंने अकेले नहीं लगाया हुआ, तो आप लोगों को डर किस बात का है? आपका यदि मास्क आपको सेफ्टी दे रहा है तो आपको तो डर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे अकेले से डर रहे हो। तो ठीक वैसे यदि वैक्सीनेशन पूरे, मैं कहता हूँ पूरे 130 करोड़ लोग लगा लेते हैं, मैं अकेला नहीं लगवाता, रुपेश भाई अकेले नहीं लगवाते, तो पूरा देश तो सेफ हो गया ना, फिर भी डर किस बात का है? तो ठीक है, देखिए ये मानसिक गुलामी जो है ना, उसको जब तक स्वीकार करते रहेंगे, जब तक हम प्रश्न पूछना नहीं शुरू करेंगे, जो शुरू में उदाहरण दिया कि गलत यदि लग रहा है तो एक बार पूछ के तो देखो ना। भाई आपकी सैलरी रोकी जा रही है। अब जो कई लोग मुझे बोलते हैं कि रेलवे में ट्रैवल करने से रोका रोका जाने वाला है वीरेंद्र भाई, तो हम लगा लें क्या वैक्सीन? तो मैं कहता हूँ एक रेल में यात्रा ना करने के कारण आप वैक्सीन लगाने की विचार मन में बना रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ी गुलामी है। तो ये समझिए, इस ये मानसिक गुलामी का खेल है और कुछ नहीं। सर मैं यहाँ पर एक सवाल सर और सब पूछना चाहता हूँ कि जो एक सबसे बड़ी बड़ी बात आई कि मैंने आपको शुरू में एक स्पीच पूछी थी कि FDA NIH जो ये मंजूरी देती है कि ये वैक्सीन वर्ड अधिकृत है या मंजूर है कंपनियों को, जैसे मॉडर्ना है कंपनी, जॉनसन जॉनसन वगैरह वगैरह कंपनियां हैं, तो इन्होंने वो जो वैक्सीन नाम का वर्ड है उसको किस नाम से वहां पर लिखित करवाया है और उन्होंने किस नाम से अधिकृत किया है? वो एक जीन थेरापेटिक्स है। मतलब वो हमारे डीएनए में हस्तक्षेप करने वाला एक ऐसा एक वायरस, एक ऐसा उन्होंने एक ड्रग पर जैसा बनाया है, डोज जैसी बनाई है कि वो हमारे जो डीएनए को प्रभावित कर सकती है। उसके नाम से उन्होंने वहां पर अधिकृत करवाया और उसके नाम से उनको अधिकृत की डोज ट्रायल करने के बेसिस पे उनको प्रमाणित किया गया। तो सर हमारा ये कहना है कि अभी जो वैक्सीन लग रही है वो हमारे डीएनए को सीधा सीधा प्रभावित करने की कैपेसिटी रखती हैं। और जब भाई हमारा, जो इस बात को लोग, भारत के समाज बहुत सरल तरीके से ले रहे हैं, लेकिन उन लोगों को यह पता नहीं है कि डीएनए क्या चीज होती है। और डीएनए अगर बदला गया तो आपके अंदर पशुओं की तरह लक्षण आ जाएंगे। और हमारे जो पूर्वज थे डीएनए की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं करते थे। हम बोलते हैं कि हमारा डीएनए भगवान राम की विरासत से चला आ रहा है, उनकी विरासत से चला आ रहा है, ठाकरों की विरासत से चला आ रहा है। और हमारे अंदर जो गुण है, अगर उन पे ही हस्तक्षेप कर दिया जाएगा, और वो डीएनए जरूरी नहीं है कि दूसरे इंसान के हो, जानवर के डीएनए भी आपके अंदर डाले जा सकते हैं। फिर आप उल्टी सीधी हरकत करेंगे, फिर उनके अकॉर्डिंग हरकत करेंगे। तो सर ये आपको ऐसा ही लग रहा है कि जो लोग वैक्सीन को नॉर्मल अंदाज में दे रहे हैं कि भाई ठीक है, लगवा लिया नहीं लगवाया, या हम लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, उनको सर आप थोड़ा बताइए सरल लैंग्वेज में कि ये क्या रहस्य है और हमारे को देखिए कितना बड़ा वो इसमें होगा?
कोई मैंने जो आपको नैनोबॉट्स टेक्नोलॉजी के बारे में कहा था कि जानवरों के लक्षण आ जाएंगे, वो जब तक प्रत्यक्ष नहीं आएंगे ना तब तक लोग ऐसी ऐसी बातों को वो मूर्खता भरी बातें कहने वाले हैं। तो हम लोग को अच्छे से पता है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन उसको हमें जिस प्रकार की लैंग्वेज में लोग समझ सकते हैं उसी लैंग्वेज में समझाना है। तो इसको सिंपल सिंपल समझिए कि जो हमारे यहाँ 2 टेक्नोलॉजी की वैक्सीन इस समय बन रही है, जो एक कोवैक्सीन है उसमें वायरस जो है, मृत स्वरूप जो है, डेड वायरस जो है वो डाला जा रहा है, और दूसरा जो है एमआरएनए टेक्नोलॉजी से बन रही है, जिसके अंदर उसका जो वायरस का जो आरएनए है उसको कुछ लेकर वो लंबा चौड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। वो दूसरी टेक्नोलॉजी में एमआरएनए, जिसके अंदर वायरस नहीं है लेकिन वायरस का एक ऐसा फ्रेगमेंट है, एमआरएनए है, जो आगे चलकर आपके डीएनए को में कन्वर्ट करके उसको पूरा जो डीएनए में कन्वर्ट करने की आप बात कह रहे हैं उस पर प्रभाव डाल सकता है। लेकिन वो इतना दिनों बाद होगा कि जब वो होगा तो उस समय की जो एक माहौल बनाया जाएगा उसमें लोग ये नहीं कहेंगे कि ये इस वैक्सीन के कारण हुआ है। ये रियलाइज सरकार में होने नहीं देगी, मीडिया उनको होने नहीं देगा। वो उसकी तीसरी या चौथी या पांचवी या छठी लहर मानकर ही स्वीकार करेंगे कि ये उस लहर के कारण हो रहा है या किसी म्यूटेंट वायरस के कारण हो रहा है। तो वो जो डीएनए में बदलाव की बात है वो आप जो कह रहे हैं वो कुछ हद तक उसमें अभी तक वो प्रमाणित भी हो चुका है कि ऐसा होने वाला है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब तक आप लोगों का भला चाहते हो, लेकिन लोग यदि अपना भला नहीं करवाना चाहते तो आप लोगों को भला नहीं कर सकते। आपके हाथ में जो अभी आप प्रयास कर रहे हो, मेरा एक जी साक्षात्कार ले रहे हो, आप जो प्रयास कर रहे हो, 1 घंटा हमने अपने जीवन का दे रहे हैं इस काम के लिए, तो आप समझ जाइए इतना प्रयास करना बस आपके हाथ में है। बाकी कोई दुख करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी नहीं पता था, लगवा ली और उसके बाद परिणाम भुगत रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब पता होने के बाद हम लोगों को मूर्ख कहकर और खुद को समझदार समझ के अगर वो लगवा रहे हैं तो उसके लिए दुख करने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति का भाग्य, उस व्यक्ति का जो कर्म है, उसके कारण उसकी बुद्धि ईश्वर ने उतनी ही दी है, तो वो करेगा ही करेगा उल्टा काम। इसलिए जी बिल्कुल मैं ब्लंट लैंग्वेज में बोल रहा हूँ आपको ये बात। जी सर, मेरा लास्ट सवाल सर है। और जिस तरीके से आपने बीच में बताया था कि जो लोगों को अगर ऐसा लगता है कि जबरदस्ती हमको इनके माध्यम से वैक्सीन का फोर्स किया जा रहा है, तो आपने इसी प्रकार से जो अभी गुजरात में केस आया, एक वायुसेना के ऑफिसर थे योगेंद्र कुमार जी, उनकी आपने उनकी टीम का टीम को समर्थन, आपकी टीम ने उनको समर्थन करके काफी प्रोसेस की, और गुजरात कोर्ट के माध्यम से, अहमदाबाद कोर्ट के माध्यम से उस पर स्टे भी लगा 1 जून के लिए, और बड़ा वैसे ही आपने बीच में बताया था कि अगर देश भर में अगर किसी को ऐसा लगता है तो हम लोग उनकी मदद करेंगे, और आपको जी जो वैक्सीन का फोर्स कर रहे हैं वो आपकी स्वेच्छा अनुसार ही सब होना चाहिए। तो सर जी उसके विषय में थोड़ा हमारा लास्ट सवाल है कि कैसे आपकी टीम काम कर रही है, और योगेंद्र कुमार जी को भी आपकी टीम ने कैसे काम किया, उनको राहत पहुंचाई, और भी जो लोग आपसे अपेक्षित हैं उनको आप क्या उम्मीद दिलाना चाहेंगे? देखिए, 2 बातें। योगेंद्र भाई जो है वो हमारे मेरे किसी जानकार के मित्र हैं। तो उन्होंने पिछले महीने जब उनका शो कॉज नोटिस का कुछ समय बचा था तो उन्होंने मुझे फोन किया था। तो मतलब वो लगभग स्वीकार ही करने वाले थे कि शायद उनको, अब क्योंकि एयरफोर्स में बड़े डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह का दिखाया जाता है, तो हमने फिर उनके जो हिम्मत थी, वास्तव में हमारी हिम्मत थी इसलिए हमने केस नहीं लिया। ये योगेंद्र भाई के अंदर जो हिम्मत थी, साहस था, उस साहस को देखते हुए हमने इस केस को जो है अपनी टीम के समक्ष रखकर इसको आगे लिया। और ये उन्होंने डिसमिस होने तक स्वीकार कर लिया। क्योंकि डिसमिस होने का मतलब है कि वो व्यक्ति आगे कहीं सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, आगे चलकर वो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, सरकारी किसी प्रकार ग्रेचुइटी पेंशन कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसने स्वीकार किया कि मैं वैक्सीन जो है वो नहीं लूंगा, क्योंकि मैं आयुर्वेद से इलाज करता हूं, तो अपने उस पर अडिग रहा। इस कारण से हमें भी हिम्मत आई कि हम उसके केस को लें। तो हमारी टीम ने, जो अवेकन इंडिया मूवमेंट की टीम है, और कॉलिन गोंजाल्विस जो है वकील है, उन्होंने बहुत अच्छा एक केस बनाकर आगे प्रेजेंट किया, जिसपे 1 जुलाई तक उस पर स्टे लग गया है कि उसको अगला फैसला कोई आने तक डिसमिस नहीं कर सकते। तो पूरे एयरफोर्स में, पूरे देश के एयरफोर्स में और मीडिया में बड़ा इसके ऊपर तहलका मचा कि भाई इतना ऐसा भी हो सकता था। और बहुत सारे लोग जो एयरफोर्स में थे, जो हमें जानते हैं, वो भी सब बोले कि भाई ऐसा विकल्प था, हमें तो पता ही नहीं था। क्योंकि उस व्यक्ति का साथ, उस व्यक्ति के साहस के कारण हमारा साथ देने का साहस हो पाया। ये उल्टा है, मतलब हमारे अंदर साहस था इसलिए व्यक्ति का साथ नहीं दिया, उस व्यक्ति में इतना साहस था। तो अगर कोई व्यक्ति इस देश में ऐसा साहसी है जो अगर हमसे कहता है कि हम उसका साथ दें, तो उसके अंदर खुद के अंदर इतना साहस होना चाहिए कि वो किसी भी मृत्यु को भी स्वीकार करने के अगर उसके अंदर हिम्मत है तो हम उसका साथ देने को तैयार होंगे। लेकिन हर किसी का केस कोर्ट में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 30 पेज का एक लेटर टू अथॉरिटी हमने बनाया है, उसके बेस पर आप जो है
वो एक तरह से हमने आपके हाथ में हथियार दे दिया। आप बार बार हमें बुलाएंगे, हम हथियार लेकर आपको बचाने आ जाएंगे, उसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जब आपके हाथ में हमने एक लेटर टू अथॉरिटी एक हथियार दे दिया है, मेघालय हाईकोर्ट का एक पूरा मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन कर एक वीडियो बनाया था, मेरे फेसबुक और यूट्यूब पे है, उसको आप देखकर जो है आप वो हथियार अपने मन में, अपने हाथ में जो हथियार आपका जो एक ज्ञान रूपी हथियार है उसको प्रयोग करिए, अपने आप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई बहुत नहीं मानता है तो आप जरूर हमें संपर्क करिए। तो अपनी लड़ाई पहले खुद लड़ने का प्रयास कीजिए, फिर हम आपका जरूर सहयोग करेंगे। इसीलिए आप समझ जाइए कि ये जो पूरी जानकारियां हैं, रुपेश भाई को भी मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो वीडियोज हैं हमारे चैनल पे भी वीडियोज जो है आप अपने चैनल पे अपलोड करिए, कहीं भी भेजिए, कहीं भी डालिए, उसको कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये विचार है, ये सब तक फैलना चाहिए। उसको जो है एक जगह रोककर, एक चैनल तक रोककर सीमित नहीं रखना है। इसलिए मैंने अपने चैनल को भी किसी प्रकार के विज्ञापन से भी मुक्त किया हुआ है और कॉपीराइट से भी मुक्त किया हुआ है। तो आप सब लोग रुपेश भाई का जो प्रयास है, इतने अच्छे अच्छे वीडियो जो बना रहे हैं, इसको भी आप आगे फैलाइए तो बहुत इनका प्रयास सार्थक हो। और योगेंद्र भाई जैसी जो हिम्मत है आप सब रखकर जो है प्रशासन से सवाल करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हिम्मत देकर अपने गलत जो इलीगल वो काम कर रहे हैं ऐसे आदेश देकर वो पीछे हट जाएंगे। जी दोस्तों, अभी 1 घंटे का जो समय बीता और इस 1 घंटे के समय में हमने आधा वीरेंद्र घंटा सिंह सोचा था करने का, लेकिन 1 घंटा जी हो गया। आपके हम बहुत आभारी हैं। आपने हमारे दर्शकों को और जो इस समय जुड़े हुए हैं उन लोगों को एक मार्गदर्शन दिया। इसके बाद तो यूट्यूब में वगैरह वगैरह और भी जगह ये वीडियो प्रसारित होगा। दोस्तों, ये वीडियो क्या है, इस टाइप की वीडियो डिलीट कर दिए जाते हैं। हम आप लोग व्हाट्सएप फाइल बना के इसके टुकड़े कर 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 भी अलग अलग स्तर पे आप इसको प्रचारित कर सकते हैं। और क्योंकि ये आवाजें पहुंचना समाज पे बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हिंदुत्व के लिए भी काम कर रहे हैं अगर, और आप अगर ऐसी चीजों को अगर लगाने अपनी आंखों के सामने लगने दे रहे हैं और वो लोग जागरूक नहीं है तो उनको जागरूक करने का काम भी आप लोगों का है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने हिसाब से छोटे टुकड़ों में या जैसे भी, क्योंकि शायद मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वीडियो यूट्यूब में रह पाएगा, क्योंकि इसमें काफी चीजें एक्सपोज हुई है, तो ये वीडियो स्ट्राइक के माध्यम से हटा दिए जाएंगे। और फिर आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके अपने स्तर पर जैसे इसका प्रचार कर सकते हैं आप लोग करिए, इसकी छोटी छोटी क्लिप बनाकर प्रचार करिए। दोस्तों, आज हम आभारी हैं कि आज हमें सर ने इतना समय दिया और हमने ये सब कुछ जो आज डिबेट या चर्चा रखी, ये हमारा उद्देश्य यही था कि हमारे दर्शकों को एक जानकारी मिले और आप लोग दबाव में मत जिए, सच्चाई को जाने और सच का एक पहलू हम आप तक पहुंचाना चाहते थे, वही हमारा उद्देश्य था। सर, अब हम विदा लेते हैं। दोस्तों, एक सच्चाई वाक्य हमेशा में तक अंत में पहुंचाते रहिए। यही कहना चाह एक वाक्य अंत में जी ये जी कहना चाहूंगा कि ये वीडियो डिलीट यदि हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपकी बात सही जगह पहुंच गई। जी जी सर। जी सर, दोस्तों, फिर हम इजाजत लेते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। वंदे नमस्कार मातरम। सर।